screen is visible? Yes, ma'am. Is it visible? Yes, ma'am. So we studied about democracy na previously, है ना? I'm going to revise chapter again, democracy. So what do you mean by democracy? Which one of you give the answer? What do you mean by democracy? Democracy government of people. It is a form of government, है ना? It is a form of government in which rulers are elected by the people. Democracy, it is a form of government in which rulers are elected by the people. इसमें जो रूलर्स इलेक्टेड होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं? सिटीजन्स के द्वारा. पीपल सिलेक्ट करता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली. डायरेक्ट इनडायरेक्ट अभी अपन पढ़ेंगे आगे. वैसे मैं क्लियर कर चुकी हूँ. आप बता सकते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहाँ है और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहाँ है? जल्दी से जवाब दीजिए. डायरेक्ट स्विट्जरलैंड में, इनडायरेक्ट इंडिया में. वेरी गुड, गुड गुड बेटा. हाँ, मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी हो ही गया. ओरिजिन इसका कहाँ हुआ था? बेसिकली डेमोक्रेसी का ओरिजिन कहाँ हुआ था? ग्रीक में. ठीक है. फिर धीरे धीरे ग्रोथ ऑफ डेमोक्रेसी हुई, धीरे धीरे डेवलप होता रह गया, इवोल्व होता रहा. मेन प्रिंसिपल एंड फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी अपन अभी पढ़ेंगे. टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट होती है. ये मैंने बताया भी था कि आपको. नहीं बेटा, ये टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बात कर रहे हैं. मैं ऑर्गन की बात नहीं कर रही. आप जिसकी बात कर रहे हो वो ऑर्गन है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी. ठीक है. मैं पूछ रही हूँ टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट. मोनार्ची, जैसे मोनार्की है, टोटलिटेरियन है, और भी थी, और भी चीजें हैं, कम्युनिज्म है, ये सब है टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट. इसमें एक डेमोक्रेसी क्या है? टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट का ही फॉर्म है, मतलब फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही है. तो स्टार्ट कर रहे हैं. Democracy is a political system in which all the members of the society have an equal share of formal political power. डेमोक्रेसी एक पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें कि सारे मेंबर, सोसाइटी के जितने भी मेंबर्स हैं, उनका इक्वल शेयर होता है पॉलिटिकल पावर में, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली. इन मॉडर्न रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी दिस फॉर्मल क्वालिटी इज एम्बोडेड प्राइमरली इन द राइट टू वोट. ये सबसे इम्पोर्टेंट जो डेमोक्रेसी का एक पार्ट है वो होता है राइट टू वोट. राइट टू वोट, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि वोट करना, ये सबको अधिकार मिलना चाहिए. सबको मतलब ये फंडामेंटल राइट्स में है, और वैसे भी राइट्स में सबको, हर इंडिविजुअल को ये अधिकार मिलना चाहिए. अब हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी में हम देखेंगे कि हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी इज द हिस्ट्री ऑफ एम्पावरिंग पीपल बाय गिविंग देम राइट देयर पॉलिटिकल एंटिटीज. डेमोक्रेसी की हिस्ट्री अगर हम देखेंगे तो उसमें क्या है? लोग पीपल्स को एम्पावर करने का एक तरीका है ना. जैसे हम पीपल्स के बिहाफ पे रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होते हैं, और फिर वो पीपल्स के बिहाफ पे जितने भी लॉ हैं, चीज़ें हैं, पॉलिसी हैं, वो अडॉप्ट करते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा सिटीजन्स को के लिए वो बेनिफिशियल हो. हर origin it can be traced back from its origin in the ancient world to its re-emergence and rise from the 17th century. इसका जो इमर्जेंस था डेमोक्रेसी का वो 17th सेंचुरी से लेके आज तक है. 17th सेंचुरी में इसकी शुरुआत हो चुकी थी. ठीक है. देखो ये बिल्कुल क्लियर लिखा है इनसाइड में. डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल फ्री पार्टिसिपेट इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री इन वर्ड्स ऑफ अब्राहम लिंकन. ये देखिए बेटा, ये हमेशा रट लीजिए. ये कभी भी कोई भी, अगर आप कोई 12th तक अगर ये आप लेते हो आर्ट्स, तो आपका 12th तक चलेगा.
अब्राहम लिंकन ने कहा था इट इज द गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ये आपको रट लेनी है, ठीक है। आप अगर लिखते हो व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी, तो आप अब्राहम लिंकन का ये कोट आप लिख सकते हो। ये इस तरह की गवर्नमेंट है जो लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, लोगों को ही के बेनिफिशियल के लिए ही चलाई जाती है। जो रूल ओवर होता है वो होता है, दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। अब हम पढ़ रहे हैं कि इसका जो, यस हाँ बोलो बेटा, क्या पूछना है? आवाज नहीं आ रही? स्क्रीन, Yes, ma'am. ओके अब आ रही है? अब Yes, ma'am. Okay. The political and economic system in Europe, framed under the feudalistic government, declined in 14th century and developed into nationalism and representative democracy. जो political और economic system था यूरोप में, हम यूरोप की बात कर रहे हैं, हम इंडिया की बात नहीं कर रहे, वो जो सिस्टम था फ्यूडलिस्टिक सिस्टम था। सामंत लोग थे, जो पैसे वाले थे ना, वो लोग थे। फ्यूडलिस्टिक गवर्नमेंट थी। वो कहाँ कब डिक्लाइन हुई? वो 14th सेंचुरी में डिक्लाइन हो गई। यूरोप की बात कर रहे हैं, मैं वापस से, आप स्टूडेंट्स ध्यान रखें, ठीक है। 14th सेंचुरी में डिक्लाइन हुई और वहां पे क्या इमर्ज हुआ? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। एज ए रिजल्ट कल्चरल अवेयरनेस एंड लर्निंग रिगेन इट्स प्लेस। दिस प्लेस वाज नोन एज रेनेसांस, पुनर्जागरण जिसे कहते हैं। इसका क्या हुआ? कल्चरल अवेयरनेस आई, लोगों में अवेयरनेस आई, लोग जागरूक हुए और उन्होंने वापस से इस फेज रिगेन किया, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को। इसको रेनेसेंस के नाम से जाना जाता है, यानी पुनर्जागरण। इंग्लैंड डिफीट स्पेन इन 1588। इंग्लैंड ने 1588 में किसको डिफीट किया था? स्पेन को। और उसमें नेशनलिज्म की जो स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म वो डेवलप हुई थी, वो स्प्रेड हुई थी। द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास सम लॉज लाइक बिल ऑफ राइट्स। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उसी वक्त कुछ लॉज पास किए थे, जिसमें बिल ऑफ राइट था 1689 में, हेबियस कॉर्पस एक्ट था 1679 में, एंड म्यूटिनिटी एक्ट था 16। ये बेटा बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि मैं 11th में पढ़ा रही हूँ ये कि हेबियस कॉर्पस एक्ट क्या है। ये अभी अपन को ये देखना है कि कौन कौन से नए बिल ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किए थे। ब्रिटिश इमर्ज एज एन एग्जाम्पल ऑफ द फर्स्ट मॉडर्न डेमोक्रेसी। तो ब्रिटिश जो ऐसा पहला एग्जाम्पल है मॉडर्न डेमोक्रेसी का, ठीक है। कभी क्वेश्चन आए तो अगर कोई पूछे तो ब्रिटेन क्या है? ब्रिटेन ऐसा पहला एग्जाम है जहां पे मॉडर्न डेमोक्रेसी इवोल्व हुई, डेवलप हुई। अब हम पढ़ रहे हैं अमेरिकन इंडिपेंडेंस, ठीक है। आफ्टर द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, अमेरिकन का जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी वो 1775 से लेके 83 तक चली थी। अमेरिका फेस्ड मैनी डेमोक्रेटिक चेंजेस। अमेरिका ने बहुत सारे डेमोक्रेटिक चेंजेस फेस किए थे। इट बिकम द फर्स्ट नेशन टू हैव ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ये फर्स्ट नेशन था, यूएसए फर्स्ट नेशन था जिसमें रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था। ब्रिटिश में नहीं है ना। एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये कि इट बिकम द फर्स्ट नेशन टू हैव ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। यूएसए में ही सबसे पहले रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ था। अब हम बात करें फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन डेमोक्रेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो कि 1789 में मतलब इसमें हुआ था, रिवॉल्यूशन रिवोल्ट हुआ था। इसमें जो वैल्यूज जिस पे एम्फोसिस दिया गया वो लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये इम्पोर्टेंट जो वैल्यूज है ना, जैसे पॉलिटिकल वैल्यूज मान लो इनको, लिबर्टी या इंडिविजुअल्स, हर किसी को लिबर्टी मिले, सब इक्वल कंसीडर किया जाए, सब भाईचारे से रहे। ये इसने ही, इसी स्लोगन ने डेमोक्रेसी को फ्रांस में डेवलप किया था। 19th and 20th सेंचुरी डेमोक्रेसी बिकेम द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और 1920 सेंचुरी में तो जो डेमोक्रेसी है सबसे ज्यादा फेमस और पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बन गई थी पूरे अक्रॉस द ग्लोब, मतलब पूरे वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छी जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो कौन सी मानी गई? डेमोक्रेसी, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं मेन प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। 2 मेन प्रिंसिपल हैं डेमोक्रेसी के।
टू मेन प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी के. That any definition of democracy include the first principle is that all citizens wield the power to govern through their elected representative function and jurisdiction of each of these organ of the government. कुल मिला के जो फर्स्ट प्रिंसिपल ये है कि जो सिटीजन्स हैं खुद सिटीजन्स क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं. ठीक है, तो जो भी फंक्शन है, ज्यूरिसडिक्शन है, जो भी ऑर्गन है गवर्नमेंट का, वो किसके द्वारा इलेक्टेड होता है, जितने भी रिप्रेजेंटेटिव पीपल्स के द्वारा, मतलब उनके बिहाफ पे ही गवर्न करते हैं. द फोरमोस्ट ड्यूटी ऑफ द लेजिस्लेचर इज टू मेक लॉज. अब ये ऑर्गेन्स हैं जो आप बीच में कह रहे थे ना, वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अलग है, ऑर्गेन्स ऑफ गवर्नमेंट है ना. बताइए फर्स्ट ऑर्गन कौन सा है, लेजिस्लेचर. ठीक है. सेकेंड, यस, एग्जीक्यूटिव. थर्ड, जुडिशियरी. आप इनके वर्क बता सकते हो क्या है. लेजिस्लेचर क्या करता है, हाँ, मेक्स लॉज. और एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट ऑल द लॉज. और जुडिशरी क्या करती है, वॉच. हाँ, जस्टिस तो देती है, इन दोनों पे वॉच रखती है. ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन है. समझ आ गया बेटा. ये ऑर्गेन्स है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिफरेंट होता है, ये ऑर्गेन्स है. तो जो फॉरमोस्ट ड्यूटी है लेजिस्लेचर की, वो क्या है, लॉज बनाने की. लेजिस्लेचर इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द सिटीजन बिकॉज वन ऑफ द हाउसेस ऑफ द लेजिस्लेचर इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल थ्रू पीरियोडिक इलेक्शन. अब जैसे लेजिस्लेचर कानून जो बनाती है, वो किसके लिए आंसरेबल होते हैं, लेजिस्लेचर किसके लिए आंसरेबल है, सिटीजन्स के लिए. मतलब सिटीजन्स को ध्यान में रख के सिटीजन्स के लिए वो क्या करते हैं, लॉ बनाते हैं. और इसमें जो दो हाउस होते हैं, जैसे कंपोजिशन अपन देखें पार्लियामेंट की कंपोजिशन, इसमें 2 हाउस होते हैं. पता है आपको कौन कौन से होते हैं, 2 हाउसेस कौन कौन से होते हैं, राज्यसभा एंड लोकसभा. ठीक है. लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली लोगों के द्वारा, लोग सिटीजन्स के द्वारा इलेक्ट होते हैं. ठीक है. लोकसभा के, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा हटके है बुक से. लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्ट होते हैं किसके द्वारा, पीपल्स के द्वारा. ठीक है. और राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं, वो जो इलेक्टेड पीपल्स हैं लोकसभा के, वो राज्यसभा के मेंबर को इलेक्ट करते हैं. क्लियर. तो डायरेक्टली इलेक्टेड जो लोग हैं, पीरियोडिक इलेक्शन होते रहते हैं, इनका पीरियोडिक इलेक्शन एवरी 5 इयर्स, आफ्टर 5 इयर्स इलेक्शन होते हैं. तो इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो लोकसभा में जो मेंबर्स इलेक्ट होते हैं, जो कानून, लेजिस्लेचर है जो जिनका फंक्शन है कानून बनाना, उसको इम्प्लीमेंट करना, ये काम लोकसभा राज्यसभा दोनों मिलके करते हैं. लेकिन जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड, मतलब फिर पीपल्स जो जिनको डायरेक्ट इलेक्शन इलेक्ट करते हैं, दैट इज लोकसभा. और लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वो राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं. ठीक है. Okay, ma'am. The laws made by the legislature are implemented by the executive. मैंने बताया था कि जो भी लॉ बनते हैं वो किसके द्वारा बनते हैं, लेजिस्लेचर के द्वारा. उनको इम्प्लीमेंट कौन करता है, एग्जीक्यूटिव. बट नाउ अ डेज द सिनेरियो हैज चेंज. आजकल चेंज हो गया. नाउ द एग्जीक्यूटिव एक्टिवली लीड्स इन ऑल डिसीजन मेकिंग पॉलिसीज. अब जो एग्जीक्यूटिव है वो अब डिसीजन मेकिंग पॉलिसीज में उनका भी रोल रहता है, उनका डायरेक्ट पार्टिसिपेशन रहता है. विच आर ऑल्सो अप्रूव्ड बाय लेजिस्लेचर लेटर. वो फिर बाद में लेजिस्लेचर के द्वारा अप्रूव हो जाता है.
तो कुल मिला के अब सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हुआ है। वही मेंबर्स क्या है, उनका जो भी डिसीजन मेकिंग पॉलिसीज है उसमें डायरेक्टली वो उनका कनेक्शन रहता है, उनकी अप्रोच रहती है। द एग्जीक्यूटिव विच इज आंसरेबल टू द पीपल टेक्स मेजर डिसीजन रिलेटिंग टू द फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। जो एग्जीक्यूटिव है जो कि आंसरेबल होता है लोगों के लिए। मैं मोबाइल फोन चला रही हूँ। है ना, जो एग्जीक्यूटिव है किसके लिए आंसरेबल होता है, पीपल्स के लिए, ठीक है। वो मेजर डिसीजन लेते हैं उन, जैसे गवर्नमेंट में जो भी फंक्शनिंग जो भी होती है वो उनमें ध्यान रहता है कि उनको आंसरेबल मतलब रिस्पॉन्सिबल किसके लिए रहता है, सिटीजन्स के लिए, पीपल्स के लिए जिन्होंने उनको चुना है। नहीं तो अगर वो आंसरेबल नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे तो क्या होगा, नेक्स्ट 5 इयर्स, आफ्टर 5 इयर्स जब भी इलेक्शन होंगे तो वो क्या होंगे, वापस से विन नहीं कर सकते, वोटिंग नहीं देंगी पब्लिक। तो बहुत ध्यान रखते हैं पब्लिक का, पब्लिक के लिए आंसरेबल भी रहते हैं और रिस्पॉन्सिबल भी रहते हैं। द गवर्नमेंट्स वर्क इज एक्सटेंडेड इन वेरियस फील्ड। जो गवर्नमेंट का काम है वो बहुत फील्ड में एक्सटेंडेड है। ऑल द इलेक्टेड मिनिस्टर आर हेल्प्ड बाय द एक्सपीरियंस सिविल सर्वेंट डिस्चार्ज देयर ड्यूटीज। जितने भी इलेक्टेड मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, ये तो इलेक्शन के थ्रू जाते हैं, लेकिन जो सिविल सर्वेंट्स हैं, कलेक्टर जिसे कहते हैं, डीएम कलेक्टर, ये क्या है, कंपटीशन के थ्रू इलेक्ट होता है। इनको हम नहीं इलेक्ट करते, ये किससे जाते हैं, कंपटीशन, टफ कंपटीशन के थ्रू। तो ये भी क्या करते हैं, इनको हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं इन मिनिस्टर्स को। सिविल सर्वेंट हु आर सिलेक्टेड थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जाम आर वेल ट्रेन्ड इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड। ऐसे सिविल सर्वेंट, कलेक्टर, जिला कलेक्टर, आईपीएस ऑफिसर, ये सब क्या होते हैं, ये सेलेक्ट होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के थ्रू। ये बहुत अच्छे से इनको ट्रेन किया जाता है हर फील्ड में, जो भी इनका फील्ड है। जैसे आईपीएस है, पुलिस डिपार्टमेंट में होगा, उसको बताया जाता है, पुलिस जो इनका रिस्पेक्टिव फील्ड है उसमें बिल्कुल ट्रेन किया जाता है। दीज ब्यूरोक्रेट्स कॉन्स्टिट्यूट द नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। अब ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं यानी सिविल सर्वेंट्स जो है, ये नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स कहलाते हैं। ध्यान रखें बेटा, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को कौन होता है, जिनको पीपल सिलेक्ट करते हैं। नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्यों कौन होते हैं, सिविल सर्वेंट्स, है ना, आईएएस, आईपीएस, आरएएस, ये नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं। दे डू नॉट बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से इनका कंसर्न नहीं होता, एसोसिएटेड नहीं रहते किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से। ये कंपटीशन के थ्रू प्रूव करते हैं, मतलब प्रूव हो, बिल्कुल क्वालिफाई होके तब जाते हैं। बहुत आसान नहीं है, बहुत टफ कंपटीशन होता है। आप मिनिस्टर बनना आसान है, आप उसमें सर्टेन कुछ क्वालिफिकेशन है, उसके बाद आप खड़े हो सकते हो इलेक्शन में, आप जीत भी सकते हो। लेकिन इनको तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फेस करना ही पड़ता है, उसमें उसको फेस करने के बाद इनको ट्रेन किया जाता है। और ये किसको असिस्ट करते हैं, मिनिस्टर्स को। ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड नहीं होते। इट्स बिकॉज दे हैव टू सर्व द राइट टू रिमूव ऑफिशियल फ्रॉम ऑफिस इलेक्टेड बिफोर द एंड ऑफ देयर टर्म। ये जो सर्व करते हैं, है ना, जो ऑफिशियल्स को रिमूव, इनको ऑफिस से पहले हटाया भी नहीं जा सकता। इनका टेन्योर ऐसे नहीं होता कि 5 ईयर में हो गया। इनके रिटायरमेंट, सर्टेन रिटायरमेंट एज तक ये काम करते हैं, इनको कोई हटा नहीं सकता एक बार सेलेक्ट हो जाए तो। मिनिस्टर्स क्या है, 5 साल बाद हो सकता है कि 5 साल बाद चेंज हो जाए, लेकिन ये चेंज नहीं होते। इनका एक सर्टेन, जैसे 60 रिटायरमेंट जो एज है, जब तक वो अटेन नहीं कर लेते तब तक इनको रिमूव नहीं किया जा सकता। अब है डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। देखो, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या डिफरेंस है, अपन यही पढ़ेंगे। डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इज फेयरली सिंपल, बहुत सिंपल है। इन direct democracy, citizens make decision directly by proposal, law of referendum on laws which are opposed to एक सिंपल सा डिफरेंस, इसको बिल्कुल देखो, बहुत ध्यान से पढ़ो। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो सिटीजन्स है वो डिसीजन लेते हैं, डायरेक्टली डिसीजन लेते हैं, प्रपोज करते हैं लॉज को रेफरेंडम के थ्रू। रेफरेंडम मतलब जनमत संग्रह, कोई भी एक पॉलिसी है उसमें सारे लोग साइन कर देंगे या सब एक साथ इकट्ठे होकर, रेफरेंडम होता है जनमत संग्रह लॉज पे, विच आर अपोज टू देयर इंटरेस्ट, जो उनके इंटरेस्ट से बाहर है,
voting to determine who enters public office and recalling public official who are not doing their job. अगर उनको लगता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात कर रही हूँ, उनको लगता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने इलेक्ट किया है and he or she is not doing well, he or she is not doing in the favor of people, they can remove by रेफरेंडम के थ्रू इनको हटाया जा सकता है. एक प्रपोजल बनाते हैं ये, उसमें रेफरेंडम होता है, इनको डायरेक्ट रिमूव कर सकते हैं इनकी पोस्ट से बिफोर कंप्लीटिंग द टेन्योर कंप्लीट होने से पहले इनको रिमूव किया जा सकता है. क्लियर? ये तो हो गया डायरेक्ट डेमोक्रेसी. अब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है? Indirect democracy, on the other hand, involve a small group of elected representatives who are authorized to take decision on important issue on behalf of the general masses, the electorate. इसमें indirect democracy जो इंडिया में है हमारे, इसमें क्या होता है? स्मॉल ग्रुप ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, छोटा सा ग्रुप होता है, किसी भी पार्टी विशेष का हो सकता है. किसी भी जो इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं वो जनरल मासेस के बिहाफ पे ये डिसीजन लेते हैं. मतलब ज़्यादातर पब्लिक, हम 5 साल बाद चेंज कर सकते हैं, इसमें पहले नहीं रिमूव कर सकते. अगर कोई इम्पीचमेंट ना हो या कुछ ऐसा ना हो तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में हम डायरेक्टली उनको रिमूव नहीं कर सकते, कॉल बैक नहीं कर सकते. डायरेक्ट में हम कॉल बैक कर सकते हैं थ्रू रेफरेंडम. इसमें हम कोई रेफरेंडम नहीं ला सकते. बस ये है कि जो हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है जो कि ऑथोराइज होते हैं कि कोई भी इश्यूज है वो जनरल मासेस के, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के फेवर में हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हित में हो, वो डिसीजन लेते हैं इलेक्टोरेट के थ्रू. इन द बोथ केसेस इनपुट ऑफ द पीपल इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ द गवर्नमेंट, बट द गवर्नमेंट वर्क्स इन डिफरेंट वेज. दोनों केसेस में जो इनपुट निकल के आता है वो गवर्नमेंट का कॉर्नर स्टोन कहलाता है. गवर्नमेंट डिफरेंट तरीके से काम करती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में भी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में. ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी मैंने बताया था आपको. अब अपन पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट होता क्या है. ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गवर्नमेंट? Government is the body within an organization that has the authority to make and enforce rules, laws and regulations. Government ऐसी body होती है, ऐसी institution या ऐसी organization होती है जिसमें उनको वो authorized होते हैं laws बनाने के लिए और laws को enforce करने के लिए, implement करने के लिए जो authorized होते हैं that is called government. Government कोई भी हो सकती है, बीजेपी किसी अलग अलग political parties की हो सकती है, लेकिन गवर्नमेंट का मतलब समझ लो ऐसी इंस्टीट्यूशन, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि जिनको अथॉरिटी होती है कि वो लॉ बनाए और उनको एनफोर्स करें. रूल्स हो गए, रेगुलेशंस हो गए, उनको मतलब लोगों पे उनको लागू करें, इम्प्लीमेंट करें. द गवर्नमेंट रेफर्स टू ए सिविल इंस्टीट्यूशन विच कैन बी इधर एट द लोकल और नेशनल लेवल. गवर्नमेंट सिविल इंस्टीट्यूशन होते हैं, रेफर कर सकते हैं सिविल इंस्टीट्यूशन में जो कि या तो लोकल या नेशनल लेवल पे. यस मैम, संस्कृत के पेपर का टाइम हो गया. ओके ओके, वी विल कंटिन्यू टुमारो. क्लियर? ओके मैम. ओके मैम. बाय मैम. बाय. बाय. मैम